किसान तहरीक इंसाफ को 9 मई के सानिए पे आखिरी मौका दिया गया है। इसे आखिरी मौका कहना है या इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा सरप्राइज़। इस खबर से अपने ब्लॉग का आगाज़ करेंगे। आप नाजरीन ने आखिर तक हमारे साथ रहना है और इस खबर की तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं, जिनकी हेडलाइन, जिनके टाइटल थंबनेल पे आप नाजरीन ने पढ़े हैं, फिर उन खबरों की तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इमरान वसीम और पहली खबर से अपने ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। नाजरीन, जो खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई के सानिए पे एक बड़ा सरप्राइज़ पैकेज दे दिया गया। तहरीक इंसाफ को आखिरी मौका दे दिया गया। इस खबर की तफसीलात पे आने से पहले मुख्तसर सा जो पस मंज़र है इस मामले का, इस खबर का, वो भी आपकी खिदमत में पेश करना इंतहाई ज़रूरी है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता रोज़ एटीसी अदालत रावलपिंडी ने एक बड़ा फैसला दिया। रावलपिंडी में 9 मई के जितने भी मुकदमात थे और उन मुकदमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 47 रहनुमा गैर हाजिर रहे, जिसमें 29 वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे जो कि मुकदमे के इंदराज के बाद कभी अदालत गए ही नहीं। कभी अदालत में उन 29 तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने अपनी हाजिरी को यकीनी नहीं बनाया और 18 पीटीआई के रहनुमा ऐसे थे जो अदालत में हाजिर होने के बाद फिर गैर हाजिर हो गए, अदालत में हाजिर होने के बाद लापता हो गए। तो जज अमजद अली शाह ने, एटीसी अदालत ने उन 47 मुल्जमान की हद तक जो ट्रायल था उसको पुरशीट किया गया। उन 47 पीटीआई के रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दिया गया। इश्तिहारी करार देने के बाद प्रोसिक्यूटर ने अदालत की मामनत की। स्टेट काउंसिल की जानिब से जो है गवाहान पेश करके उनके बयानात कलमबंद करवा के क्रॉस एग्जामिनेशन करके जब केस की समाअत मुकम्मल कर ली गई तो जज अमजद अली शाह ने इस केस का फैसला सुना दिया, जिसमें तहरीक इंसाफ के 47 रहनुमाओं को 10 साल की सज़ा और 5-5 लाख रुपए का जुर्माना किया गया। अब ये नाज़रीन कल का एटीसी अदालत का फैसला है। अब इस अदालती फैसले का जो रिटन डिटेल जजमेंट है वो भी सामने आ गया है। अब इस फैसले में जो बातें जज साहब ने लिखी हैं, एक तो प्रोसिक्यूशन से मुतल्लिक लिख दिया गया कि प्रोसिक्यूटर अपना मुकदमा मुल्जमान के खिलाफ साबित करने में कामयाब हुए। जेएटी की रिपोर्ट का हवाला भी दिया गया है, लेकिन गुंजाइश रखी गई है इस फैसले में। ये जो कल का फैसला है 47 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को कन्विक्टेड करार देने का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 47 रहनुमाओं को अदालती क्लीन बोर्ड करार देने का, इसमें गुंजाइश, इसमें कंसेशन रखी गई है। वो गुंजाइश क्या है? तफसीली फैसला नाज़रीन बताता है कि अगर ये मुल्जमान 2 माह के अंदर यानी 7 मई तक ये 47 के 47 लोग जो कि मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, ये अगर अदालत के सामने सरेंडर कर देते हैं तो सरेंडर करने पे इनकी जो सज़ा है वो ख़त्म हो जाएगी। और सज़ा ऑटोमेटिकली ख़त्म होने के बाद जज साहब ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि जब ये अदालत के सामने पेश होंगे, सरेंडर करेंगे, तो फिर इन केसेस में जिन्हें आज सज़ा, जिन केसेस में आज इनको सज़ा याफ्ता करार दिया जा रहा है, इनका दोबारा से मेरिट के ऊपर ट्रायल किया जाएगा, दोबारा से प्रोसीडिंग की जाएगी। लेकिन ये गुंजाइश, ये कंसेशन देते हुए कि मुल्जमान अगर हाजिर हो जाते हैं तो फैसला ये ख़त्म हो जाएगा। 7 में अदालत ने जब तक ये मुल्जमान पेश नहीं होते, इनके अरेस्ट वारंट भी जज अमजद अली शाह साहब ने जारी कर दिए हैं। यानी मुख्तसर नुक्ता ये है कि अदालती फैसला अगर ये 7 मई तक मुल्जमान पेश नहीं होते, उसमें गुंजाइश तो 7 मई की रख दी गई है, लेकिन अगर 7 मई तक नहीं आए तो फिर ये फैसला हतमी तस्वर होगा और मुल्जमान ये कानूनी पोजीशन, कानूनी नुक्ता नहीं ले पाएंगे कि उनकी गैर हाजिरी में जो है ये फैसला सुनाया गया है, या मुल्जमान ये नुक्ता भी नहीं ले पाएंगे कि उन्हें फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। अब नाज़रीन आ जाते हैं, कल एक और भी फैसला आया और वो फैसला क्या था? इमरान खान और मलिक रियाज हुसैन, इमरान खान या पीटीआई और बैरिया टाउन के माबैन जो सहूलतकार का किरदार अदा करते रहे, कहीं ना कहीं कर्नल रिटायर्ड खलीलुर रहमान साहब, उनके खिलाफ भी जज नसरुमिनल्ला साहब ने एक फैसला सुनाया, जिसमें कर्नल खलील को, ये मैं पस मंज़र आपके सामने पेश कर रहा हूँ, लेकिन इस खबर से अब नवाज शरीफ का क्या ताल्लुक बन रहा है वो डिटेल अभी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, लेकिन पस मंज़र ये सुन लें
कि कर्नल खलील रहमान को भी 10 साल की सज़ा सुनाई गई और 25 मिलियन का जुर्माना किया गया। लेकिन आज ये जो फैसला सुनाया गया जज नसरुल्लाह की तरफ से, इस फैसले का जो रिटन ऑर्डर, रिटन जजमेंट सामने आता है, उसमें बहुत होशरुबा किस्म के इंकशाफात किए गए हैं। यानी फैसले में यह बताया गया कि जो मुकदमा था दरअसल कर्नल खलील रहमान के खिलाफ, ये पहले केस एक मुलजम मोहम्मद मुश्तार जो कि मरकजी एक्यूज थे, उनको गिरफ्तार किया गया। उनकी निशानदही पे कि ये मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, कर्नल खलील रहमान को गिरफ्तार किया गया। और फिर इसमें यह बताया गया कि 30 दिन का नोटिस दिया गया कर्नल खलील रहमान को कि ये जो 1.7 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग का जो चालान आपके खिलाफ बना है, ये जो आपके खिलाफ इल्जामात लगाए गए हैं, आप इस पे अपनी मनी ट्रेल दें। अब मनी ट्रेल किस बात पे मांगी गई? मनी ट्रेल एक तो मांगी गई जो 1.6 बिलियन की जो 5 अकाउंट थे खलील रहमान के, उसमें जो इतनी बड़ी अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन होती रही, उसकी मनी ट्रेल मांगी गई। कर्नल खलील रहमान से उनकी तनख्वाहों का रिकॉर्ड कि 2007 से आप बैरिया टाउन के मुलाजिम हैं, आपकी तनख्वाह कितनी थी और आज तक आपने तनख्वाहों की मद में कितनी रकम वसूल की, ये तो अदालत को नहीं बताया गया रिटन जजमेंट के मुताबिक कि कर्नल खलील की बैरिया टाउन में तनख्वाह क्या थी। लेकिन ये ज़रूर बताया गया कि 5 करोड़ 47 लाख रुपए और 81,000 समथिंग, ये अमाउंट 2007 से लेके 2025 तक कर्नल रिटायर्ड खलील रहमान को बैरिया टाउन ने तनख्वाहों की मद में दी और कर्नल खलील रहमान ने तनख्वाहों की मद में ये 5 करोड़ 48 लाख और कुछ हज़ार की रकम जो है तनख्वाहों की मद में रिसीव की। लेकिन फैसला ये कहता है कि कर्नल साहब के 3 टोयोटा गाड़ियां हैं, मर्सिडीज गाड़ी इनके पास है, 2 लैंड क्रूजर गाड़ियां इनके पास हैं जो कि इन्होंने इंपोर्ट की हैं बाहर से। गुजर खान में सैकड़ों कनाल इनकी अराजी है, रावलपिंडी बहरिया टाउन में, कोयटा बहरिया टाउन में, DHA में गालिबन, और पेशावर में, कराची में, वहाँ पर भी बहरिया टाउन के मतलब मंसूबे प्रोजेक्ट वहाँ पे मौजूद हैं। तो ये इनकी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी भी है और 5 इनके बैंक अकाउंट हैं। अदालती फैसले में कहा गया कि 1.6 बिलियन की ट्रांजैक्शन से मुतल्लिक और जो असासे खलील रहमान साहब ने बनाए उनकी मनी ट्रेल से मुतल्लिक जो जवाब उनसे मांगा गया, जो शो कास्ट नोटिस इनको जारी किया गया FIA की तरफ से, अदालत ये कहती है कि कर्नल खलील रहमान साहब की तरफ से इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया गया। और जो कर्नल साहब का ये मौक़िफ़ था कि उनकी एक कंपनी थी जो प्रॉपर्टी का बिजनेस करती थी, उस कंपनी के प्रॉपर्टी का बिजनेस करने से मुतल्लिक टैक्स रिटर्न्स भी सबूत के तौर पे कर्नल खलील रहमान साहब ने जमा नहीं कराए। और फिर इसमें यह कहा गया कि जो कर्नल खलील रहमान साहब हैं जिन्होंने एक गाड़ी थर्ड पर्सन के थ्रू बाहर से इंपोर्ट कराई, लैंड क्रूजर गाड़ी, और बाद अज़ां उस गाड़ी को अपने नाम पर जो है वो ट्रांसफ़र किया, उस गाड़ी की मलकियत से जो कि कर्नल खलील रहमान के नाम पे रजिस्टर्ड है, उस गाड़ी की मलकियत से कर्नल खलील रहमान ने जो है वो इनकार कर दिया। और फिर इसमें यह भी बताया गया कि बहरिया टाउन की तरफ से 1.6 बिलियन की अमाउंट कैश की मद में कर्नल रिटायर्ड खलील रहमान को हवाला और हुंडी के लिए दी गई। और फिर एक और नुक्ता जो इस अदालती फैसले का है वो ये है कि कर्नल रिटायर्ड खलील रहमान ने अपने दिफा में कोई गवाह पेश नहीं किया। कई मौके दिए गए दिफा में गवाह लाने के लिए, कर्नल खलील रहमान को कई मौके दिए गए अपने आप को इनोसेंट साबित करने के लिए। जो दावा खलील रहमान कर रहे थे कि वो बेकसूर हैं, उनको फंसाया गया इस केस में, वो कोई सबूत अपने इनोसेंट होने का अदालत के सामने नहीं रख सके अनटिल अनलेस जो प्रोग्रेस अदालत में होती रही। खलील रहमान साहब और उनके जो वकील थे अदालत के सामने टेक्निकल नुकात लेते रहे। और फिर फैसले में ये भी कहा गया कि जो असासे, जो प्रॉपर्टीज़ इन्होंने बनाई, उनकी मनी ट्रेल भी कर्नल रिटायर्ड खलील रहमान जो है वो देने में नाकाम रहे। लेकिन इस फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है नवाज शरीफ के खिलाफ, जो नाज़िर पनामा के केस में दिया गया था। क्या पनामा के केस में दिया गया था कि जो असासे आमदन से के साथ अगर मुताबिकत नहीं रखते तो इस पे उस शख्स को जब उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ भी आ जाए, प्रोसिक्यूशन अपना बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो डिस्चार्ज करके एक्यूज के ऊपर शिफ्ट कर दे और मुलजम उस बर्डन ऑफ प्रूफ को डिस्चार्ज ना कर सके, जवाब ना दे सके, अपनी जो मासूमियत है साबित ना कर सके, तो फिर वो सज़ा का हकदार है। तो ये नवाज शरीफ के केस में डिक्लेयर किया गया था। तो यहाँ पे जो मलिक रियाज हुसैन के जो फ्रंटमैन थे, जो मोहर ख़ास थे, कर्नल रिटायर्ड खलील रहमान साहब, उनके दस्ते राज थे, उन्हें जो फैसला सुनाया गया है
अदालत की तरफ से, उसमें अदालत ने नवाज शरीफ के फैसले पे इन्हिसार किया जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। अब देखें नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला देने वाले कौन थे, नवाज शरीफ के खिलाफ केस प्रोसीड करने वाले कौन थे, नवाज शरीफ से इस्तीफा मांगने वाले कौन थे। उसी नवाज शरीफ के खिलाफ दिया गया सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो कर्नल रिटायर्ड खलीलुर रहमान की कन्विक्शन का सजा का बायस बना है। अब नाज़रीन आ जाते हैं ईरान, इसराइल, अमेरिका कशीदगी की बात कर लेते हैं। एक तो नाज़रीन आपको ये बताएं कि जो ईरान की तरफ से ऐलान किया गया था कि जो उनके सदर की तरफ से माजरत भी की गई कि जो हमसाय ममालिक के ऊपर हमले किए गए, कमांड चूँकि थी नहीं तो पासदारान इनकलाब की तरफ से खुद ही हमसाय ममालिक को भी टारगेट कर लिया गया, अमरीकी तनसीबात को टारगेट कर लिया गया। लेकिन ईरानी सदर ने कहा कि अब जो हमसाय ममालिक के ऊपर हमले किए गए उस पर माजरत भी चाहते हैं, लेकिन अब किसी हमसाय ममालिक को टारगेट नहीं किया जाएगा अनटिल अनलेस अगर उन हमसाय ममालिक की सरजमीन दुश्मन की तरफ से ईरान के खिलाफ इस्तेमाल ना की गई तो किसी के खिलाफ कार्रवाई, किसी के ऊपर हमला नहीं किया जाएगा। अब हुआ ये है कि ईरान ने इराक में अमरीकी जो ऑयल कंपनी है उसको निशाना बनाया है। बसरा में ये कंपनी थी जहां पर ईरानी हमले से आग भड़क उठी और नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। और फिर ईरान की तरफ से बहरीन में जो अमरीकी फौजी अड्डा था उसको भी निशाना बनाया गया है। और फिर कुवैत में ईरान की तरफ से हमले में जो 6 अमरीकी एहलकार जो है वो हलाक हुए थे, उनकी डेड बॉडीज़ भी अमेरिका पहुंच चुके हैं, उनको रिसीव कर लिया गया है, वर्सा के हवाले कर दिया गया है। और सऊदी अरब की जो एयरबेस है प्रिंस सुल्तान एयरबेस, उसको भी टारगेट करने की कोशिश की गई, लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल था उसको नाकाम जो है बना दिया गया। अब इस पे जैसे सऊदी अरब ने कहा कि अगर दुश्मन की सरजमीन हमारे खिलाफ ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो हम उसका जवाब देंगे, लेकिन जो सऊदी अरेबिया है उसके भी सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। अब सऊदी अरब की तरफ से कहा गया है कि अगर हमारे खिलाफ ईरान के ये हमले जारी रहे तो फिर सऊदी अरब ईरान को इन हमलों का जवाब देगा और पूरा जवाब दिया जाएगा। और साथ में खलीज कौंसिल की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि ईरान की तरफ से हमसाया ममालिक पे, खलीजी ममालिक पे जो हमले किए जा रहे हैं ये ईरान का जारहाना इकदाम है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, सदर ट्रंप की तरफ से जब 6 लाशें अमेरिकन इंतज़ामिया ने रिसीव की, अमेरिका पहुंची, तो सदर ट्रंप ने कहा कि आज ईरान पे बड़ा ताकतवर और सख्त हमला किया जाएगा। लेकिन वाशिंगटन पोस्ट यह बताता है कि जो 18 इंटेलिजेंस एजेंसियों की जो एक कौंसिल बनी हुई है, इंटेलिजेंस कौंसिल जिसमें अमेरिका की 18 एजेंसियां मौजूद हैं, उनकी तरफ से ये रिपोर्ट पेश की गई। जो सदर ट्रंप साहब ये कहते हैं कि मौजूदा जो क़यादत है ईरान की वो काबिल कबूल नहीं, ऐसी क़यादत सामने आनी चाहिए जो अमेरिका के लिए काबिल कबूल हो। तो उस इंटेलिजेंस कौंसिल में जो रिपोर्ट 18 एजेंसियों की जानिब से पेश की गई उसमें यह बताया गया ट्रंप इंतज़ामिया को कि बड़े पैमाने पे ईरान में कार्रवाई करने के बावजूद भी वहाँ पर रजीम चेंज कराना जो है वो मुमकिन नहीं है। ये अमेरिका की अपनी एजेंसियों की रिपोर्ट है कि आप जितनी मर्जी वहाँ पे सख्त कार्रवाई कर लें, अपोजिशन हुकूमत को नहीं संभालेगी और इस बड़े पैमाने पे की जाने वाली कार्रवाई के बावजूद ईरान में आप रजीम चेंज नहीं कर सकते, हुकूमत को तब्दील नहीं कर सकते। तो ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये रिपोर्ट्स बता रही हैं कि रजीम चेंज करना ईरान में इतना आसान नहीं। लेकिन ईरान की तरफ से कुछ और बातें भी अमेरिका पे, ट्रंप इंतज़ामिया पे वाज़ेह की गई हैं। नाज़रीन, अली रेजानी जो कि सलामती कौंसिल के सीनियर मेंबर हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि अमेरिका जो है वो खित्ते के ममालिक को सिक्योरिटी देने में नाकाम रहा। ये बात खित्ते के जो खलीजी ममालिक हैं उन पे बावर हो चुकी है कि अमेरिका जिसने सिक्योरिटी की जिम्मेदारी खित्ते के ममालिक की ली थी, अमेरिका उनको सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सका। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमसाय ममालिक के जो अड्डे हैं अमरीकी दुश्मनों के लिए इस्तेमाल होंगे, यानी ईरान के दुश्मन इस्तेमाल करेंगे, तो फिर ईरान हक दिफा का हक महफूज रखता है। और साथ में ईरान की तरफ से अली लारेजानी ने यह भी कहा है कि जो मकासद थे अमेरिका के ईरान के ऊपर हमले करने के, वो मकासद अमेरिका हासिल करने में नाकाम रहा। अमेरिका जो है वो दलदल में फंस चुका है और जो हमला किया गया ईरान के ऊपर, इस इकदाम की अमेरिका को कीमत चुकाना पड़ेगी। और साथ में अली रेजानी ने यह भी कहा कि हमारी तरफ से जो हमले पिछले 24 घंटों में किए गए हैं
اس میں 200 امریکی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ ناظرین، ایران کا یہ کہنا کہ خطے کے جو ممالک ہیں ان کے اوپر یہ بات واضح ہو چکی ہے یا باور ان کو ہو چکی ہے کہ امریکہ ان کی سیکیورٹی کی جو یقین دہانی جو کروائی گئی تھی وہ سیکیورٹی دینے میں ناکام رہا، یہ ناظرین باتیں جو ایران کر رہا ہے۔ جب بھی ناظرین جنگ کا خاتمہ ہوتا ہے، مجھے نہ جانے کیوں لگتا ہے کہ پاکستان کو ایک بہت بڑا بینیفٹ ملے گا، کہ یہ جو بات ہے نا کہ خطے کے ممالک کی سیکیورٹی کمپرومائز ہوئی ہے، جو یقین دہانی خطے کے ممالک کو سیکیورٹی کی مغرب کی طرف سے کرائی گئی وہ سیکیورٹی نہیں دی گئی، تو لامحالہ طور پہ اس جنگ کے خاتمے کے بعد خلیجی جو ممالک ہیں اپنی سیکیورٹی کے لیے، جیسے سعودی عربیہ نے پاکستان کے ساتھ 2 طرفہ معاہدہ کیا، اسی طریقے سے خلیجی ممالک دیگر ممالک بھی پاکستان کی طرف دیکھیں گے اپنی سیکیورٹی کے لیے۔